ओके, तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी मटेरियल फेलियर हो रहा है बाय यील्डिंग और बाय फ्रैक्चर, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो यील्डिंग फेलियर होगा, और अगर ब्रिटल मटेरियल है तो फ्रैक्चर होगा। तो अगर कोई भी मटेरियल फेल हो रहा है, फेल मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, तो वो फेलियर नेसेसरी ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेन से ही हो, वो किसी अलग डायरेक्शन से हो सकता है, और वो डायरेक्शंस हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फाइन, तो इसीलिए हमें ये रिक्वायरमेंट जरूरी है कि कौन सा पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में हमारे स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रहे हैं। इट इज फॉर दिस रीजन वी नीड टू नो व्हाट इज स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इसीलिए जानना जरूरी होता है। फाइन, सो हम लोगों को लेट्स से हम लोग कोई अगर स्ट्रेस एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, छोटा सा स्ट्रेस एलिमेंट अगर ले रहे हैं, इस स्ट्रेस एलिमेंट पे स्ट्रेसेस कैसे हो रहे हैं, दिस इज सिग्मा एक्स ओनली, इसमें और कोई स्ट्रेसेस नहीं है। ओके, इफ वी कंसीडर स्ट्रेस एलिमेंट ओवर हियर वी हैव ओनली सिग्मा एक्स इन दिस केस। ओके, अगर इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम लोग एक शाफ्ट ले लेते हैं, लेट्स समथिंग लाइक दिस, इफ वी टेक ए शाफ्ट लाइक दिस एंड इफ वी आर अप्लाइंग ए ट्विस्टिंग मोमेंट, इस तरीके का कोई ट्विस्टिंग मोमेंट है। ओके, इस तरीके का कोई ट्विस्टिंग मोमेंट है। ओके, सो ये अगर ट्विस्टिंग मोमेंट है तो ट्विस्टिंग मोमेंट को हम डबल एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो लेट्स से इफ वी, इसका मतलब क्या है, लेट्स से इफ वी हैव अ शाफ्ट लाइक दिस, इफ वी हैव अ शाफ्ट लाइक दिस और ये ट्विस्टिंग मोमेंट इस तरीके का है, सो ये राइट हैंड थंब रूल अगर हम यूज कर रहे हैं तो दिस थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ये थंब को के डायरेक्शन पे हम अगर डबल एरो देके हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये डबल एरो विल रिप्रेजेंट ए मोमेंट। ओके, दिस डबल एरो विल रिप्रेजेंट ए मोमेंट व्हिच इज द एक्सिस ऑफ द मोमेंट। ओके, फाइन, तो अगर ये ट्विस्टिंग मोमेंट अगर आ रहा है किसी शाफ्ट में तो स्ट्रेस एलिमेंट में स्ट्रेसेस कैसा होगा, बेसिक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, स्ट्रेस एलिमेंट में स्ट्रेसेस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, ओके, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस ट्विस्टिंग मोमेंट शियर स्ट्रेसेस कुछ इस तरीके से, इसमें शियरिंग आएगा और शियरिंग इस तरीके से जनरेट होगा। फाइन, ओके, शियरिंग कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। ओके, तो एक किसी भी स्ट्रेस एलिमेंट पे यहाँ पे सिर्फ शियर है और यहाँ पे सिर्फ टेंशन है, तो अगर मैं इस शाफ्ट को ट्विस्टिंग मोमेंट के साथ साथ साइमल्टेनियसली अपार्ट फ्रॉम दिस ट्विस्टिंग मैंने यहाँ पे और एक कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग लगा दिया पी लेग से। ओके, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस एलिमेंट में टोटल स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू। तो इस पी की वजह से क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस व्हिच विल बी समथिंग लाइक दिस। स्ट्रेस एलिमेंट पे नॉर्मल स्ट्रेसेस व्हिच विल बी सिग्मा एक्स, दिस विल बी बेस्ड ऑन पी बाई ए, और ये शियर स्ट्रेसेस बिकॉज ऑफ दिस ट्विस्टिंग मोमेंट, shear stresses because of this twisting moment, let's say this is, we write it as let's say sigma x y, तो sigma x y क्या हो जाएगा, t into r by j, we know this right, we know this from solid mechanics। ठीक है, तो ये दो इंडेक्स किस लिए है, बिकॉज स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। दो इंडेक्स इसलिए है, तो पहला इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा प्लेन और दूसरा इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। सो पहला इंडेक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल इज अलोंग द एक्स प्लेन, सो दैट्स व्हाई सिग्मा एक्स, और एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सो ये हम लोगों का नेगेटिव शियर स्ट्रेस होगा। दिस इज आवर कन्वेंशन। ओके, सो दिस इज और एक्स प्लेन पे एक्ट कर रहा है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, सो दीज आर द टू इंडेक्सेस। हियर हम लोग के पास सिग्मा एक्स एक्स है, एक्स प्लेन पे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड एक्टिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ओके, सो डबल इंडेक्स देके हम लोग स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेन, और दूसरा इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। तो सिग्मा एक्स एक्स की जगह हम जनरली इसको सिग्मा एक्स सिंगल इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 हम लोग एक सिंगल इंडेक्स देके रिप्रेजेंट कर देंगे। फाइन, लेकिन शियर की वजह से हम स्पेसिफिकली ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो अभी अब देखो यहाँ पे ये जो कंबाइंड सिस्टम ऑफ लोडिंग है, यहाँ पे इसमें शियर भी है, नॉर्मल भी है। ओके, सो इट इज, ये नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों मैक्सिमम हो सकता है कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर स्ट्रेस एलिमेंट ले तो हो सकता है कि स्ट्रेसेस मैक्सिमाइज हो जाए, आइदर शियर या फिर नॉर्मल, ये मैक्सिमम हो सकते हैं। इनके मैग्नीट्यूड किसी अलग प्लेन में सेम पॉइंट पे, अलग प्लेन में, दैट मींस सेम पॉइंट पे मैंने अगर इसको ट्रांसफॉर्म किया, अलग कोऑर्डिनेट पे लिया, तो स्ट्रेसेस ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हमारा फेलियर होने के चांसेस भी उसी पर्टिकुलर प्लेन्स में आते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से पर्टिकुलर प्लेन्स में स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रहे हैं। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से पर्टिकुलर प्लेन्स में स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रहे हैं। सो दोस प्लेन्स आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन्स। अगर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रहे हैं तो हम लोग उस प्लेन को बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन्स। फाइन, तो जैसे कि हम लोगों के पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमें पता है। सो अगर हम लोगों को लेट्स से वी हैव ए स्ट्रेस एलिमेंट लाइक दिस,
subjected to a combined loading, okay, subjected to a combined system of loading like this, combined system of stresses like this, okay, this is sigma x, this is sigma y and this is sigma xy, okay. So अगर कोई स्ट्रेस एलिमेंट है which is under a state of combined loading, combined loading की वजह से combination of stresses ऐसे आएंगे, okay. हमारे सिलेबस में 3D state of stresses नहीं है, we are only under a state of 2D state of stresses, ठीक है. Actually stress is a tensor quantity, okay, it's a second order tensor quantity, okay, second order tensor quantity, okay, सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी. तो इसके टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं, ओके, टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं, ओके. स्ट्रेस के टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मैट्रिक्स की तरह हम लोग लिख सकते हैं. सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा वाई एक्स, सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई जेड, ओके. तो टोटल इसके 9 कंपोनेंट्स है, लेकिन ये स्ट्रेस मैट्रिक्स जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू दिस डायगोनल ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, ओके. बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री ये 9 कंपोनेंट्स की जगह टोटल 6 कंपोनेंट्स हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, ओके. ओके, ये सिमेट्रिक क्यों है? व्हाई इज इट सिमेट्रिक? दिस इज सिमेट्रिक बिकॉज हम लोग मोमेंट अगर बैलेंस करते हैं अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, यू सी मोमेंट अगर बैलेंस करेंगे shear stresses की वजह से we will find this that this sigma will be same, these two stresses, okay, these two stresses will be same. So sigma xy is equals to sigma yx, okay. So इसकी वजह से moment, because of moment balance ये stresses symmetric आ रहा है, okay. by definition stress tensor symmetric नहीं है, but हम लोग moment की वजह से ये moment balance की वजह से ये symmetry impose हो रहा है, okay. You remember this. So सिमेट्री की वजह से स्ट्रेस के 6 कंपोनेंट्स रहेंगे, इंस्टेड ऑफ 9 कंपोनेंट्स स्ट्रेस के 6 कंपोनेंट्स रहेंगे, फाइन. सो दीज 3 कंपोनेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. हमें ये 3 पता रहेगा. सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हमें पता है तो स्ट्रेस पूरा पता है, फाइन. फर्दर मोर हम लोग गेट के सिलेबस में हम लोग जो भी एज्यूम कर रहे हैं, इट इज ए स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस सिचुएशन, ओके, सिचुएशन ऑफ प्लेन स्ट्रेस. तो प्लेन स्ट्रेस का क्या मतलब है? So you see plane stress का मतलब क्या है? सिग्मा x नॉट इक्वल टू 0, सिग्मा y नॉट इक्वल टू 0, सिग्मा xy नॉट इक्वल टू 0, लेकिन सिग्मा xz जो भी आउट ऑफ द प्लेन स्ट्रेसेस होंगे वो सारे 0 होंगे. प्लेन स्ट्रेस का मतलब क्या है? जो भी आउट ऑफ द प्लेन स्ट्रेसेस होंगे सिग्मा xz, लेट्स से सिग्मा yz एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा zz, ये सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ओके. सिग्मा xz, सिग्मा yz, सिग्मा zz ये तीनों 0 हो जाएंगे. ये तीनों हम लोग आउट ऑफ द प्लेन स्ट्रेसेस बोल रहे हैं और ये तीनों स्ट्रेस कंपोनेंट 0 होंगे. फर्दर मोर एप्सिलॉन zz ये स्ट्रेन अलोंग द z डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा? ये नॉन जीरो रहेगा, ओके. स्ट्रेन अलोंग z डायरेक्शन 0 नहीं हो सकता, स्ट्रेन रहेगा बाबा. इसमें जो भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस है इसमें स्ट्रेन अलोंग z डायरेक्शन रहेगा, ठीक है. सिग्मा zz 0 रहेगा लेकिन स्ट्रेन विल बी देयर, फाइन. गामा ये 0 हो जाएगा, shear strains, आउट ऑफ द प्लेन shear strains, आउट ऑफ द प्लेन shear strains 0 हो जाएंगे, ओके. गामा yz इक्वल्स टू गामा xz इक्वल्स टू 0, ओके. गामा xz गामा yz ये दोनों 0 रहेंगे. क्लियर? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. किसी को अगर कुछ डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. सर ये जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में सिग्मा वाई एक्स, सिग्मा एक्स वन, सिग्मा वाई जेड ये तीनों 0 रहेंगे ना? नहीं, ये मैट्रिक्स के टोटल देखो 9 कंपोनेंट्स है. इस 9 कंपोनेंट्स में बिकॉज ऑफ सिमेट्री हमें 6 ही कंपोनेंट चाहिए, फाइन. और हम लोग अभी प्लेन स्ट्रेस एजम्पशन ले रहे हैं. तो हमारे पूरे सिलेबस में, पूरे बीटेक में जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे मोस्ट ऑफ देम विल बी प्लेन स्ट्रेस, ठीक है. 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस सिलेबस में नहीं है, फाइन, ओके. तो अभी प्लेन स्ट्रेस जब एजम्पशन ले रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्लेन स्ट्रेस है क्या. प्लेन स्ट्रेस का मतलब क्या है? सिग्मा x नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, सिग्मा y नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, सिग्मा xy नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है.
लेकिन जो आउट ऑफ द प्लेन Okay. स्ट्रेसेस होंगे सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा जेड जेड, ये तीनों कंपोनेंट जीरो रहेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा, ओके, समझ गया। प्रोवाइडेड एप्सिलॉन जेड जेड जीरो नहीं हो सकता, एप्सिलॉन जेड जेड विल बी देयर, ठीक है। स्ट्रेन अलोंग जेड डायरेक्शन वो रहेगा। स्ट्रेन का बेसिक इक्वेशन फ्रॉम हुक्स लॉ इज दिस, सिग्मा जेड बाई ई माइनस न्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई, ओके। तो सिग्मा जेड जीरो होगा, दैट इज ट्रू, बट बिकॉज ऑफ पॉइसन इफेक्ट सिग्मा, बिकॉज ऑफ पॉइसन इफेक्ट एप्सिलॉन जेड विल नॉट बी जीरो, ओके। सो इस तरीके के सिचुएशंस कब आ सकते हैं, जैसे कि प्लेट आ सकता है, थिन प्लेट हो गया, थिन प्लेट हो गया, जैसे इस तरीके का थिन प्लेट हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोगों ने लोडिंग इस तरीके से दिया, इस तरीके से दिया, ये इसको अगर हम थिन प्लेट मान लेंगे तो ये जेड डायरेक्शन है हमारा, ओके। आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन इज जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो सकता है, जेड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो सकता है, ओके। लेकिन इन प्लेन डायरेक्शन में ये हमारे स्ट्रेसेस रहेंगे। आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन में क्या हो सकता है, कोई लोडिंग नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, जैसे ये सिग्मा जेड विल बी जीरो आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन, लेकिन स्ट्रेन हो सकता है, स्ट्रेन विल नॉट बी जीरो बिकॉज ऑफ पॉइसन इफेक्ट, ओके। तो इस तरीके के सिचुएशंस को हम प्लेन स्ट्रेस बोलेंगे। तो मेजॉरिटी हमारे सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे प्लेन स्ट्रेसेस होंगे, फाइन। सो प्लेन स्ट्रेस सिचुएशन में ही जो भी मैं इक्वेशन फर्दर अभी देने वाला हूं वो सारे इक्वेशंस प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस के लिए वैलिड है, ओके। जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम जो सीखेंगे वो प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस के लिए ही वैलिड है, फाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट असम्पशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असम्पशन। प्लेन स्ट्रेस, ये स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो वैलिड होगा वो प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस के लिए ही वैलिड होगा। और प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस क्या है, दीज आर आवर प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस, ओके, दीज आर आवर प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस, फाइन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्लेन स्ट्रेस है क्या। तो प्लेन स्ट्रेस सिचुएशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, थिकनेस डायरेक्शन जो है वो थिकनेस डायमेंशन विल बी वेरी स्मॉल, ओके, थिकनेस डायमेंशन विल बी वेरी स्मॉल, क्लियर। और किसी को कुछ सवाल है, मतलब लेंथ एंड विड्थ रहेगी बस थिकनेस नहीं होगा। नहीं, हाँ लेंथ और विड्थ रहेगा, थिकनेस विल बी वेरी स्मॉल, ऐसा नहीं है कि थिकनेस नहीं रहेगा, हाँ, स्मॉल होगा, यस, थिकनेस नेग्लिजिबल। विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर डायमेंशंस, ओके। ओके, सो दिस इज ए प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। और ये सारे इक्वेशंस जो होंगे थियरीज ऑफ फेलियर वगैरह जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो जनरल होगा, लेकिन स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस प्लेन स्ट्रेस होंगे, क्लियर। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, फाइन। तो ये एप्सिलॉन जेड इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस गामा सिग्मा एक्स अपॉन ई, दिस इज द पॉइसन रेशियो, इस इक्वेशन में ये पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो। दिस इज फ्रॉम हुक्स लॉ, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, ओके, ओके, दिस इज जनरल। इस इक्वेशन में सिग्मा जेड जीरो है ना। हाँ, सिग्मा जेड जीरो रहेगा, सिग्मा आउट ऑफ द प्लेन, ये देखो आउट Okay. ऑफ द प्लेन डायरेक्शन में स्ट्रेसेस जीरो रहेंगे, दैट इज ट्रू, ठीक है। और एप्सिलॉन, बाकी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू रहेगी। हाँ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई नॉन जीरो है, यहाँ पे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, सिग्मा एक्स हाँ। सिग्मा वाई नॉन जीरो है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके एप्सिलॉन जेड हम निकाल सकते हैं। ओके सर। पॉइसन रेशियो तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, पॉइसन रेशियो और यंग्स मॉडुलस तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, ओके यस सर, क्लियर। यस सर। और कुछ डाउट है अभी तक किसी को, और कुछ डाउट है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, फाइन। देखो प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस ही हमें जरूरत है, प्लेन स्ट्रेन भी हो सकता है बट वो प्लेन स्ट्रेन कंडीशंस हम लोग नहीं लेंगे, ओके। हमारे सिलेबस में प्लेन स्ट्रेन कंडीशंस विल नॉट इज नॉट मतलब ये एप्लीकेबल, प्लेन स्ट्रेन सिलेबस में नहीं है, प्लेन स्ट्रेसेस हम लोग करेंगे, फाइन। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, So now let's try to understand कि instead of ये state of stress है, ये state of stress हमारे external loading के ऊपर dependent है, okay? ये जो state of stress आया हुआ है sigma y, sigma xy, ये external loading के ऊपर dependent है, fine? Now अभी ये क्या हो सकता है? अभी क्या हो सकता है कि let's say हम लोग instead of this हम लोग coordinate system change कर देते हैं, let's say coordinate system कुछ इस तरीके का, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके का कर देते हैं। सो अंडर द सेम स्टेट ऑफ लोडिंग, एक्सटर्नल लोडिंग को सेम रख के अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी स्ट्रेस एलिमेंट कुछ इस तरीके का हो गया, ओके, इस तरीके का हो गया, ठीक है। इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाज दिस इज आवर एक्स, दिस इज आवर वाई एंड दिस इज रोटेटेड इज एक्स डैश वाई डैश।
तो ये रोटेशन कितना हुआ है, थीटा एंगल से हमने रोटेट किया है। लेट्स से इफ अगर हमने थीटा एंगल से रोटेट किया है तो इसमें स्ट्रेसेस अभी कुछ इस तरीके से होंगे। लेट्स से स्ट्रेसेस विल बी लाइक दिस इज द स्ट्रेस एलिमेंट, दिस इज सिग्मा एक्स डैश, दिस इज सिग्मा वाई डैश, ओके। और इसमें कुछ शेयरिंग भी होगा ऐसा, सिग्मा एक्स डैश वाई डैश, ओके। तो ये इसी चीज को, इसी स्ट्रेस एलिमेंट को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, मतलब दूसरे प्लेन पे हम लोग स्ट्रेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। एक्सटर्नल लोडिंग सेम है, एक्सटर्नल लोडिंग को सेम रख के सेम पॉइंट पे, ये पॉइंट अगर ए है तो ए पॉइंट पे ही हम लोग कोऑर्डिनेट अगर चेंज कर दे रहे हैं तो स्ट्रेसेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस विल चेंज, और उस स्ट्रेसेस को हम इस, अब ये तीन स्ट्रेसेस को इन टर्म्स ऑफ नोन स्ट्रेसेस हम लिख सकते हैं। कैसे, वो डिराइवेशन में नहीं कर रहा हूं, यू कैन चेक आउट द बुक्स। और दीज आर द इक्वेशंस, एक्स डैश इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, ओके, ये विजिबल नहीं है, सो ये सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 theta. You see we have rotated the coordinate system by an angle theta, ठीक है। स्ट्रेस एलिमेंट को हम अगर थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक सिग्निफिकेंस है, ओके। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स डैश, नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग द एक्स डैश डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस इन द प्रीवियस डायरेक्शंस, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस सिग्मा एक्स वाई साइन 2 थीटा, ओके। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस सिग्मा एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये हमारा हो गया रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सिग्मा एक्स डैश। सिमिलरली सिग्मा एक्स डैश वाई डैश, शियर विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस सिग्मा एक्स वाई cos 2 थीटा, ओके। सो ये हो गया शियर। और सिग्मा वाई डैश कैसे मिलेगा, सिग्मा वाई डैश को यहाँ पे इस इक्वेशन पे, सिग्मा एक्स डैश की इक्वेशन पे थीटा को रिप्लेस कर दो थीटा प्लस 90 डिग्री से, ओके। इस इक्वेशन को, सिग्मा एक्स डैश के इक्वेशन को रिप्लेस करो, थीटा की जगह रिप्लेस करो थीटा प्लस 90 डिग्री, थीटा प्लस 90 डिग्री, ओके। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा सिग्मा वाई डैश के लिए है, फाइन। So these are our basic stress transformation equations. So this is very important. Okay, this is very important. These are our basic stress transformation equations. तो हमें क्या पता चल रहा है, as you can see, these transformed stresses are dependent on the initial stresses, and it is dependent on this angle theta. राइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस एंगल थीटा, मतलब इस कितना हम लोग रोटेट कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्म स्ट्रेसेस हमारे डिपेंडेंट है। तो दिस इज ऑब्वियस टू एप्रिशिएट दैट हम लोग इस थीटा को जैसे जैसे चेंज करेंगे तो ये सिग्मा एक्स डैश विल चेंज, दिस इज ऑब्वियस टू एप्रिशिएट। नाउ ऐसा एक पर्टिकुलर एंगल थीटा आ सकता है जहां पे ये नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाएंगे, ओके। किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे ये सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश मैक्सिमाइज हो सकते हैं, ओके। So this is very important that maximum angle, जिस particular angle पे ये sigma x dash और sigma y dash maximize हो जाएंगे वो हमारा principal angles हमारे होंगे, okay, and the angles and the planes will be principal planes, okay, angle हमारे principal angles होंगे और हमारे planes जो होंगे वो principal planes होंगे, fine। So वो principal plane कैसे निकालेंगे, simply इसको differentiate करो with respect to theta, okay, differentiate this expression with respect to theta, we will get the principal plane, fine। So let's see, सर वो जो थीटा है okay, वो प्लेन का रोटेशन है या फिर टोटल बॉडी का रोटेशन है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम? नहीं, बॉडी हम रोटेट नहीं करेंगे। लेट्स से हम लोग, मैं एक एग्जांपल दे दिया था ना पहले, लेट्स से हम लोग के पास शाफ्ट है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ओके। लेट्स से दिस इज द शाफ्ट, इट इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट लाइक दिस टी, और इसमें कुछ हमने एक्सटर्नल लोड भी लगाया, लेट्स से पी। तो हम लोग स्ट्रेस एलिमेंट अगर ले रहे हैं, लेट्स से वो स्ट्रेस एलिमेंट में क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स भी रहेगा और शियरिंग भी रहेगा, ठीक। तो वो कौन
से कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है, वो कोऑर्डिनेट ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे है ना, तो इंस्टेड हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना लेके इंक्लाइंड प्लेन अगर लेंगे, एक रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, तो उस रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे स्ट्रेसेस कितने होंगे ये हम इससे निकाल सकते हैं। ओके ओके सर। क्लियरली समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी हम लोग यहाँ पे ये जो स्ट्रेस एलिमेंट हम ले रहे हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, यू सी दिस इज परपेंडिकुलर राइट टू द क्रॉस सेक्शन। Yes, sir. इंस्टेड ऑफ दिस टेकिंग ए परपेंडिकुलर, हम लोग अगर कुछ ऐसा इंक्लाइन ले लेते हैं, लेट्स से वी आर टेकिंग सम इंक्लाइन। ओके, तो ये इंक्लाइन लेंगे तो इंक्लाइन का नॉर्मल नाउ विल मेक सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू दिस इनिशियल सिस्टम ना, वो एंगल अगर हम थीटा ले रहे हैं तो इस इंक्लाइन सिचुएशन पे हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस कितने होंगे, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। इसमें हम सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, पी बाई ए, सिग्मा एक्स डैश वाई डैश शियर कैसे निकालेंगे, टी इंटू आर बाई जे, वो सिग्मा एक्स वाई है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रोटेटेड सिस्टम पे हमें स्ट्रेसेस कितना है पता चल जाएगा। क्लियर? यस सर, क्लियर सर, थैंक यू। किसी और का कुछ सवाल है? ओके, सो वंस नहीं सर क्लियर है। हाँ, तो आकाश कुछ पूछना है? नहीं सर क्लियर है। ओके ओके, सो वंस वी नो दिस ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रेसेस, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश कौन से पर्टिकुलर प्लेन में मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज दिस थीटा इज देयर। ओके, हम जैसे जितना हम रोटेट करेंगे वो सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश चेंज होता रहेगा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एट सम पर्टिकुलर थीटा ये स्ट्रेसेस मैक्सिमाइज हो जाए। सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दैट मैक्सिमम एंगल कितना है जिसमें ये सिग्मा एक्स डैश मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, तो इसको आकाश में, हाँ, तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन से पर्टिकुलर एंगल थीटा पे सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश मैक्सिमाइज हो जाएंगे। फाइन, तो कैसे निकालेंगे हम सिग्मा एक्स डैश को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड इक्वल टू जीरो, जैसे हम निकालते हैं फंक्शंस में। हाउ डू वी फाइंड आउट मैक्सिमम, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, सिमिलरली ये इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा जीरो, करने से हमें क्या पता चलेगा, ये हमें एक्सप्रेशन आएगा tan 2 थीटा p इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। सो इससे हमें क्या पता चलेगा, दो एंगल्स हमें मिलेंगे, तो दोज एंगल्स आर आवर प्रिंसिपल एंगल्स, मतलब इसमें से जो थीटा p निकलेंगे, दो थीटा p निकलेंगे, उस पर्टिकुलर एंगल्स में ये सिग्मा क्या हो जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। फाइन, तो इसमें से दो एक्सप्रेशंस मिलेंगे, हमारे दो एक्सप्रेशंस मिलेंगे, so this is a very important expression, this gives us the directions of our principal planes, इसीलिए tan 2 थीटा सफिक्स में p लगाया है। ओके, तो इसीलिए सफिक्स में p लगाया है, तो tan 2 थीटा p इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन है, इसको डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करने से ये एक्सप्रेशन आएगा। इससे हमें पता क्या चल रहा है, प्रिंसिपल प्लेन्स के एंगल्स कितने हैं वो पता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कितना रोटेट करेंगे, ठीक है, जिससे हमें स्ट्रेसेस जहां पे मैक्सिमम हो जाएंगे। ओके, इस इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में हम कितना रोटेट करें सो दैट हमारे स्ट्रेसेस मैक्सिमम रहेंगे। फाइन, तो वो रोटेशन एंगल इसमें से पता चल जाएगा। सो वंस वी नो द रोटेशन एंगल, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो उस पर्टिकुलर प्लेन पे, मतलब इस प्लेन पे, इस थीटा पी प्लेन पे हमारे स्ट्रेसेस कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, मैक्सिमम तो होगा पता चलेगा, चल गया, बट वो मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए अगेन यहां से जो थीटा निकला है उस थीटा को लेके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। राइट, तो उससे हमें पता चलेगा ये सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस कैपिटल आर, ये आर का मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूं, कैपिटल आर का मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूं, तो सिग्मा एक्स डैश ये हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स डैश, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हम सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स डैश हम लोग इसको सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा 2 लिख लेंगे। तो इंस्टेड ऑफ प्लस यहां पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, तो यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है। ओके, आर का मैग्नीट्यूड क्या है वो मैं बता रहा हूं। ओके, तो किस पर्टिकुलर प्लेन में हमारे स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाएंगे,
ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेन में स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस, और नॉर्मल स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। फाइन, नॉर्मल स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड हमारे ये हो जाएंगे। क्लियर? और आर का वैल्यू क्या है? आर इज दिस, आर इज अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा 1,2 इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज। ओके, सिग्मा एवरेज का मतलब क्या है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर। ओके, प्लस माइनस आर। सो दीज आर आवर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। मतलब इस पर्टिकुलर प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड कितने हो जाएंगे? फाइन, सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर। ओके, तो थीटा पी प्लेन्स में दो प्लेन मिलेंगे, इसमें से इन दोनों प्लेन्स में सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेसेस के वैल्यूज क्या हो जाएंगे? सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर। ओके, और शियर स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे? शियर इन दोस प्लेन्स, शियर स्ट्रेसेस विल बी इक्वल टू 0। ओके, शियर स्ट्रेसेस विल बी इक्वल टू 0। तो हमें क्या पता चल रहा है? प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल प्लेन्स ऐसे प्लेन्स हैं जिस प्लेन्स में क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। ये हमारे प्रिंसिपल प्लेन का डेफिनेशन है। ओके, फर्दर मोड कोरोलरी क्या है? कोरोलरी ये है कि प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेसेस विल बी 0 ऑलवेज। कोई भी मटेरियल लो, लीनियर नॉन लीनियर कुछ भी मटेरियल ले लो, ओके, प्रिंसिपल प्लेन्स में नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम रहेंगे, शियर स्ट्रेसेस 0 रहेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर प्रिंसिपल प्लेन। सर, तो फिर मतलब जो शियर स्ट्रेस रहता है वो मोर सर्कल का रेडियस रहता है ना? नहीं, शियर स्ट्रेस मोर सर्कल का रेडियस नहीं रहेगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा वो मोर सर्कल का रेडियस रहेगा। वो मैं डिस्कस कर रहा हूं थोड़ी देर में। अच्छा, ओके, और कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं। ओके ओके फाइन। तो ये राइट अप कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर आपने वो लिखा है ना सिग्मा 1 2 इक्वल टू सिग्मा एवरेज हाँ प्लस माइनस आर, वो वाले एरिया में मत लिखो, सिर्फ वो फ्लैश हो रहा है ना उधर, वो छोड़ के बाकी सब क्लियर दिख रहा है। ओके, जस्ट अ सेकंड, तो मैं ये ठीक करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सर बाकी ठीक है, सिर्फ वो वाले एरिया में लिखो मत। ठीक है, वो क्लियर कर रहे हैं। अब विजिबल हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर, ये बेटर है। अभी तक हमने जो किया है इसमें किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि ये अभी आगे में अप्लाई करने वाले हैं हम। ओके, सो अब तक हमने क्या किया है? हमने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशंस देखा है। फाइन, और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद हमने प्रिंसिपल प्लेन्स का लोकेशन निकाला है, प्रिंसिपल प्लेन्स के डायरेक्शंस हमने निकाले हैं tan 2 थीटा p करके, और उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल प्लेन में स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड कितने हैं वो भी हमने निकाला है। नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर होगा, शियर स्ट्रेसेस 0 होंगे। वो हो गया, ये प्रिंसिपल प्लेन्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा दो प्लेन्स और हैं। ठीक है, उन दो प्लेन्स को कहा जाता है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। ओके, उन दो प्लेन्स को कहा जाता है प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शियर, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। ओके, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। तो सिमिलरली जो प्रोसीजर हमने लास्ट अभी किया है, नॉर्मल स्ट्रेस को डिफरेंशिएट करके 0 किया है, सेम प्रोसीजर अभी शियर स्ट्रेस को डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे। राइट, हमें मैक्सिमम शियर वाला प्लेन चाहिए। प्रिंसिपल प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होते हैं, शियर स्ट्रेस 0 होता है। ठीक है, लेकिन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर में शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाएंगे और नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होगा वो हम देखते हैं। मैक्सिमम शियर का प्लेन क्या है? सिग्मा एक्स डैश वाई डैश को डिफरेंशिएट करो, दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू 0। अगर ये डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? tan 2 थीटा एस। थीटा एस का सफिक्स का मतलब क्या है? ये सबस्क्रिप्ट का मतलब है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा एक्स वाई। ओके, तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर का एक्सप्रेशन हमें क्या पता चल रहा है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा एक्स वाई। ये डिफरेंशिएट करके चेक करो, दिस विल बी द आउटकम। ओके,
तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर के दो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर आएंगे जो इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं। फाइन, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेन थीटा एस पे हमारे शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। फाइन, शियर स्ट्रेसेस विल बिकम मैक्सिमम। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या है, शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सिग्मा एक्स डैश वाई डैश मैक्स, इसको हम टाउ मैक्स लिखेंगे, टाउ मैक्स। ओके, तो टाउ मैक्स मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर। ओके ओके, so this is also equal to our capital R. This is also equal to our capital R. फाइन, तो इस पर्टिकुलर प्लेन में शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाएंगे और शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड इतना होगा। ओके, शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड इतना होगा। फाइन, अभी जब ये एंगल्स पता चल गए हमें, तो ये एंगल हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, इसमें से जो एंगल निकलेगा वो अगर नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स डैश के इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये मिलेगा, सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा वाई डैश इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज के बराबर मिलेगा। सिग्मा एवरेज मतलब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है, जिस पर्टिकुलर प्लेन में शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम है उस पर्टिकुलर प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेसेस एवरेज वैल्यू लेता है और शियर स्ट्रेसेस इतना वैल्यू लेता है। राइट, तो हमें दो कॉन्सेप्ट पता चला है, प्रिंसिपल प्लेन्स। तो प्रिंसिपल प्लेन्स में क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस का वैल्यू मैक्सिमम है और शियर स्ट्रेसेस जीरो है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। मैक्सिमम शियर वाले प्लेन में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड R है और नॉर्मल स्ट्रेसेस एवरेज स्ट्रेस का वैल्यू ले लेता है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेसेस जीरो होता है, लेकिन मैक्सिमम शियर प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो नहीं होता है, नॉर्मल स्ट्रेसेस ये एवरेज वैल्यू ले लेगा। फाइन, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर सर्कल। मोर सर्कल क्या है? देखो, जो भी हमने अभी तक मैथमेटिकली किया है, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमने लिखा है वो मैथमेटिकल इक्वेशन है, राइट। तो उसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो विजुअलाइज करके या ज्योमेट्री से अगर हमें कुछ निकालना है कि हम मैथमेटिकली इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना चाहते, ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना चाहते हैं, इन दैट केस हम लोग मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं। फाइन, तो मोर सर्कल का बेसिक इक्वेशन इज दिस इज द सर्कल है, तो सर्कल का इक्वेशन यू माइट बी नोइंग द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, राइट। अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो मोर सर्कल में हम लोग इक्विवेलेंस यूज करो, सिग्मा x माइनस सिग्मा एवरेज होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर शियर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R वही है जो हम लोगों ने अभी तक लिया है। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोर सर्कल। तो इसमें से क्या पता चल रहा है, अगर हम लोग मोर सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस में हम लोग क्या दे देंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस, वाई एक्सिस में हम लोग दे देंगे शियर स्ट्रेसेस। फाइन, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इस मोर सर्कल का सेंटर कहां पे होगा, इस मोर सर्कल का सेंटर कहां पे होगा, सेंटर हो जाएगा एवरेज पे, सिग्मा एवरेज पे। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा कोमा बीटा, राइट। सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा। तो इससे क्या पता चल रहा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट एवरेज कोमा 0 हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट सिग्मा एवरेज कोमा 0 हो जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, सेंटर हो जाएगा सिग्मा एवरेज कोमा 0 पे। फाइन, तो लेट्स से अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का है, लेट्स से स्ट्रेस एलिमेंट ऐसा है, ऐसा कोई स्ट्रेस एलिमेंट है, लेट्स से सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा एक्स वाई। ओके, सो इस तरीके का अगर कोई है
स्ट्रेस एलिमेंट है, तो हम लोग मोड सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? मोड सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग ऐसे ले लेंगे। सो यू कंसीडर दिस, मोड सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग ऐसे ले लेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने डिस्कस किया है, सो वी विल टेक दिस, एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेसेस रहेंगे, वाई एक्सिस में शियर स्ट्रेसेस रहेंगे। फाइन, ओके। सो नाउ और ये ओरिजिन हो गया, फाइन। अभी क्या करो, सिग्मा एक्स जो है इस पर्टिकुलर इस फेस को लेते हैं, इस फेस को कंसीडर करते हैं, कंसीडर दिस फेस, राइट फेस। इस राइट फेस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। अभी ये दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ टू आइडेंटिफाई द मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज साइन कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट है। सिग्मा एक्स अगर टेंसाइल हुआ, तो टेंसाइल अगर हुआ है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, और अगर सिग्मा एक्स कॉम्प्रेसिव हुआ है तो नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। फाइन। अब शियर की बात करेंगे। शियर क्या हो जाएगा? शियर जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, इस प्लेन पे है, शियर के दो इंडेक्सेस इसीलिए दिया गया है। ये प्लेन कौन सा है? हमारा एक्स प्लेन है, राइट? दिस इज आवर एक्स प्लेन। तो इसका नॉर्मल जो है, इस प्लेन का नॉर्मल क्या है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, राइट? इस प्लेन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू दिस प्लेन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो दैट मींस सिग्मा एक्स वाई में से पहला इंडेक्स पॉजिटिव है। अब अगर ये शियर का नेक्स्ट इंडेक्स क्या करता है? शियर का डायरेक्शन शो करता है। तो अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो दिस इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। सो दिस इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो और क्या हो रहा है? तो ये सेकंड इंडेक्स भी पॉजिटिव हो रहा है। तो ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब हमारा शियर स्ट्रेस पॉजिटिव है। तो शियर स्ट्रेस अगर पॉजिटिव है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वाई। तो लेट्स से सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वाई। सो दिस इज आवर पॉइंट, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वाई। ओके, this is one of our point. Let's say consider A. Fine. Now अभी क्या करेंगे? नेक्स्ट किस प्लेन को कंसीडर करेंगे? ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन को कंसीडर करेंगे। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम कंसीडर करते हैं, ये वाला, तो इस वाले प्लेन का नॉर्मल कौन से डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक। नॉर्मल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो सिग्मा वाई क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई अगर टेंसाइल है, सिग्मा वाई भी टेंसाइल है, एज यू कैन सी सिग्मा वाई क्या हो रहा है? टेंसाइल हो रहा है, राइट? प्लेन से अवे है। सो दिस इज आवर टेंसाइल स्ट्रेस। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस है मतलब सिग्मा वाई भी इसी डायरेक्शन में कहीं पे होगा। फाइन। अब देखो इस प्लेन में शियर जो हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे? सेंटर के रेस्पेक्ट में हम अगर चेक करते हैं, सेंटर के रेस्पेक्ट में शियरिंग, ये वाला शियरिंग क्या कर रहा है? सेंटर के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो इस क्लॉकवाइज रोटेशन को हम नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर? इस क्लॉकवाइज रोटेशन को हम नेगेटिव ले लेंगे। तो सिग्मा वाई इज पॉजिटिव, सिग्मा एक्स वाई इज नेगेटिव ऑन द टॉप फेस। फाइन। तो इस वाले पॉइंट को हम बी ले लेते हैं, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई। ओके, दिस इज माइनस। अब क्या करेंगे? ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। वी विल ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। ओके, सो हम लोग ज्वाइन करने के बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस पॉइंट इज आवर सिग्मा एवरेज, सेंटर ऑफ द मोड सर्कल। ओके, दिस पॉइंट इज आवर सिग्मा एवरेज, सेंटर ऑफ द मोड सर्कल। दिस इज सी, ठीक है। अब इस सेंटर से इसको रेडियस मान के अगर हम लोग कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, इफ वी ड्रॉ ए सर्कल लाइक दिस, ओके, सो दिस इज आवर मोड सर्कल। फाइन। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज आवर सिग्मा 1 मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, this point is our minimum principal stress। फाइन। यहां से वर्टिकल ड्रॉ करो, यहां से वर्टिकल ड्रॉ करो। तो ये एंगल जो है, ये एंगल, सो दिस एंगल इज आवर 2 थीटा p। ओके, दिस एंगल इज आवर 2 थीटा p। ओके, दिस एंगल इज आवर 2 थीटा p, मतलब ये हमारे प्रिंसिपल एंगल है। फाइन। यहां से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला क्या है? सर्कल का रेडियस है, सर्कल का रेडियस है विच इज दिस इज सर्कल का रेडियस। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 2 थीटा एस हो जाएगा। ओके, ये वाला हमारा 2 थीटा एस हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ मोड सर्कल। किसी को कुछ डाउट है क्या अभी तक? नो सर। मोड सर्कल कैसे ड्रॉ करना है पता चल गया? यस। तो हम आगे बढ़े।
और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू ड्रॉ मोर सर्कल, दिस इज इंपॉर्टेंट। सर वो सिग्मा एक्स वाई का डायरेक्शन अपने डिटरमाइन करके वो बताया ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो एक बार फिर से बताना। ओके ओके, देखो सिग्मा एक्स वाई का साइन कन्वेंशन जब हम लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो वो हम लोग दो इंडेक्सेस इसीलिए दे रहे हैं। सिग्मा एक्स वाई का साइन कन्वेंशन अगर हमें डिटरमाइन करना है, लेट्स से वी कंसीडर दिस फेस, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ये लेट्स से मैथमेटिकली अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो लेट्स से हम लोग इस फेस को लेते हैं, ये वाला फेस है लेट्स से, तो इसमें क्या हो रहा है, शीयरिंग इज एक्टिंग इन दिस वे, ओके, तो इस ये जो फेस है, इस फेस का नॉर्मल इज अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, राइट, इस फेस का नॉर्मल इज अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सिग्मा एक्स वाई, ये जो एक्स, ये एक्स है, नॉर्मल इज अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, राइट, सो दिस इंडेक्स इज नेगेटिव, और ये शियर स्ट्रेस भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है, राइट, दिस इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों अगर है तो हम इस शियर स्ट्रेस को पॉजिटिव ले लेंगे, क्लियर। इंस्टेड शियर स्ट्रेस अगर कुछ इस तरीके का होता, लेट्स से दिस इज अनदर एग्जांपल, शियर स्ट्रेस अगर इस तरीके का होता तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो पहला इंडेक्स क्या है, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है फॉर साइन, तो ये इंडेक्स नेगेटिव है, लेकिन ये डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो दैट मींस ये इंडेक्स पॉजिटिव है, ये इंडेक्स नेगेटिव है, तो इन दोनों में से अगर ऑल्टरनेट साइंस है तो हम इस शियर को क्या ले लेंगे, नेगेटिव शियर स्ट्रेस ले लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्लियर। अब देखो मोर सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोर सर्कल ड्रॉ करने के लिए मोमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो लेट्स से ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट अगर है तो ये सेंटर पॉइंट है, अगर शियर स्ट्रेस कुछ इस तरीके का एक्ट कर रहा है लेट्स से, तो दिस इज मैथमेटिकली हमारा ये पॉजिटिव शियर है, मैथमेटिकली दिस इज आवर पॉजिटिव शियर, लेकिन सेंटर के रेस्पेक्ट में यू सी दिस इज ट्राइंग टू रोटेट इट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, सेंटर के रेस्पेक्ट में दिस शियर इज ट्राइंग टू प्रोवाइड ए काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके, सो दिस इज ट्राइंग टू प्रोवाइड ए काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इस शियर को, इस फेस में, इस फेस को जब हम कंसीडर करेंगे तो इस शियर को हम पॉजिटिव ले लेंगे, जो कि मैंने यहां पे लिया है, ओके। अब आते हैं इस फेस में, इस फेस को ले लेते हैं, इस फेस को ले लेते हैं, अब सेंटर के रेस्पेक्ट में ये मोमेंट देखो, ये कौन सा डायरेक्शन में है, सेंटर के रेस्पेक्ट में दिस इज ट्राइंग टू क्रिएट ए क्लॉकवाइज मोमेंट, दिस इज ट्राइंग टू क्रिएट ए आर क्रॉस एफ, ए क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये अगर क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, जो इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ओके, तो हमें दो पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो सिग्मा एवरेज होगा, फाइन, तो इस पॉइंट को सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के हम सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो दैट इज आवर मोर सर्कल, फाइन, तो ये मोर सर्कल इस एंड पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दिस इज आवर सिग्मा 1 मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इस एंड पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज आवर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सेंटर से वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो दिस रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ओके। फर्दरमोर ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल 2 थीटा भी होगा और इस लाइन से वर्टिकल का एंगल 2 थीटा एस होगा, क्लियर। सो इससे क्या पता चलता है, 2 थीटा पी और 2 थीटा एस के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ओके, 2 थीटा पी इज इक्वल्स टू 2 थीटा एस प्लस माइनस 90 डिग्रीज, ओके, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज थीटा पी इज इक्वल्स टू थीटा एस प्लस माइनस 45 डिग्री, ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस, मतलब प्रिंसिपल प्लेन और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर के बीच में 45 डिग्री एंगल्स होगा हमेशा, ओके, प्रिंसिपल प्लेन और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर के बीच में हमेशा 45 डिग्री एंगल का डिफरेंस होगा, मोर सर्कल में 90 डिग्री डिफरेंस है, मटेरियल में 45 डिग्री डिफरेंस होगा ऑलवेज, ओके, तो कोई भी अगर हमें प्रिंसिपल प्लेन पता है तो हम 45 डिग्री एंगल पे उसके प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर होगा, क्लियर। सो दिस इज वन ऑफ आवर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ मोर सर्कल, फाइन, तो ये हो गया। अभी हम लोग थियरीज ऑफ फेलियर में मोर सर्कल को यूज करेंगे। किसी को कुछ डाउट है क्या अभी तक? नहीं सर। बाकी लोग, देवेंद्र, अक्षय? नहीं सर, नहीं सर। नो सर, क्लियर है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, थियरीज ऑफ फेलियर हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, राइट।
देखो थियरी ऑफ फेलियर, थियरीज ऑफ फेलियर। सो देखो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी देखो हम लोगों ने मोर सर्कल से हम लोगों को स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन पता चल रहा है। ओके, तो बेसिकली हम लोगों को ये पता चल रहा है कि अगर मटेरियल पे कुछ एक्सटर्नल लोडिंग लग रहा है तो हम एक्सटर्नल लोडिंग के ऊपर बेस करके हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हम लोग प्रिंसिपल प्लेन्स डिटरमाइन कर सकते हैं जहां पे नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होगा, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। फर्दर मोर हम लोग प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर भी डिटरमाइन कर सकते हैं जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। ओके फाइन, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, स्ट्रक्चर के डायमेंशंस को डिटरमाइन करना है। so whether a structure will be able to sustain a particular amount of load or not, this is our major criteria. As an engineer you are required to design some certain structures। ये हम लोग का काम रहता है कि एक पर्टिकुलर लोडिंग को सस्टेन कर सकता है कि नहीं कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। लेट्स से चेयर, if a person is sitting on a chair, whether the chair will be able to sustain the load or not, मतलब वो चेयर टूट जाएगा या चेयर इंटैक्ट रहेगा। अगर हम लोग बहुत ज्यादा डायमेंशन के यूज कर रहे हैं देन मटेरियल कॉस्ट इज हायर, और अगर हम ज्यादा कम कर दे रहे हैं देन मटेरियल विल फेल। सो वी नीड टू नो एन ऑप्टिमम डायमेंशंस सो दैट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैन सस्टेन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड। तो इसीलिए फेलियर थियरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को स्ट्रक्चर्स डिजाइन करना है जिससे हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं है। हमें एक्स्ट्रा मटेरियल कॉस्ट देके मटेरियल ज्यादा नहीं लेना है, हमें कम भी नहीं देना है। सो वी नीड एन ऑप्टिमम। सो फॉर दैट रीजन थियरीज ऑफ फेलियर आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, थियरीज ऑफ फेलियर आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर मोस्टली कंबाइंड लोडिंग। सिंपल लोडिंग के लिए मटेरियल स्ट्रेंथ के साथ हम इक्वेट कर सकते हैं, कंबाइंड लोडिंग के लिए वी हैव थियरीज ऑफ फेलियर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरीज ऑफ फेलियर। तो पहला वाला थियरी ऑफ फेलियर है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ओके, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ओके, सो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो लेट्स से हम लोगों के पास कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट है सब्जेक्टेड टू कंबाइंड लोडिंग। तो स्ट्रक्चर पे स्ट्रेस एलिमेंट कुछ इस तरीके का ले लो। लेट्स से इट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड लोडिंग सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा xy। ओके, कोई स्ट्रक्चर है जिसमें एक्सटर्नल लोडिंग लग रहा है, उस एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस तरीके से डिटरमाइन हुआ है। ओके, स्टेट ऑफ स्ट्रेस कुछ इस तरीके का है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो ये हमारा अगर स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, हमने ये क्या एज्यूम किया था, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन हमने एज्यूम किया था। ठीक है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, दिस इंप्लाइज दैट आउट ऑफ द प्लेन स्ट्रेस इज ऑलवेज जीरो। Out of the plane stress is always zero. That means out of the plane stress sigma 3, which is our third principal stress, which is always zero. Okay. अब in plane direction में अभी जो भी हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करेंगे, this is with respect to this axis. हम इस स्ट्रेस एलिमेंट को रोटेट भी करते हैं तो ये आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ही हम रोटेट करेंगे। तो इन प्लेन हमारे पास दो स्ट्रेस कंपोनेंट्स होंगे और आउट ऑफ द प्लेन जो स्ट्रेस कंपोनेंट है वो जीरो है, वो एक थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो इन प्लेन दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मिलेंगे, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ओके, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हमारे इन प्लेन और दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमें मिलेंगे। क्लियर? तो अभी इन दो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच में फाइन हम लोगों के पास क्या हो सकता है, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 हो सकता है और सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 हो सकता है। दीज आर द टू केसेस। ओके, तो लेट्स से हम लोग एज्यूम करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 2। ओके, ये मॉड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं सिर्फ। सिग्मा 3 इज ऑलरेडी जीरो, तो मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का ऑलरेडी सिग्मा 3 से ज्यादा ही होगा, दिस इज ऑब्वियस। मैग्नीट्यूड वाइज ये मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेसेस कैन बी बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, स्ट्रेसेस कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसीलिए दिस इज इंपॉर्टेंट दैट we know the magnitude। इसीलिए मैं मॉड ले रहा हूं कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे।
So let's say the magnitude of sigma 1 is more than the magnitude of sigma 2. Okay, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी क्या एक्सप्लेन करता है? इन तीनों स्ट्रेसेस में से जिसका भी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, लेट्स से सिग्मा 1, ओके, जो भी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो मटेरियल में फेलियर तब होगा जब ये मैक्सिमम स्ट्रेस बिकम्स इक्वल टू और ग्रेटर देन, फेलियर तब होगा जब ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस becomes equal to or greater than some material strength which is our sigma y और sy. ये क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी क्या एक्सप्लेन करता है? जब ये तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में से जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल प्रॉपर्टी एक्सीड कर जाए तो फेलियर हो जाएगा मटेरियल पे. दिस इज आवर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी. ओके, व्हेनेवर वी हैव our maximum principal stress, if it exceeds a certain material property, then our structural component will fail. Okay, this is our maximum principal stress theory. अब ये material property क्या है वो मैं बताता हूं. Okay, तो देखो बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर जब सर्विस में होता है इट विल बी अंडर स्टेट ऑफ कंबाइंड लोडिंग. सो एक्सपेरिमेंटली कंबाइंड लोड करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबाइंड लोड करके ये मटेरियल प्रॉपर्टी निकालना पॉसिबल नहीं है. सो इंस्टेड व्हाट वी डू इज दैट वी टेक ए सिंपल डॉग बोन स्पेसिमेन. हम लोग ऐसा सिंपल डॉग बोन टाइप का स्पेसिमेन लेते हैं. ओके, सिंपल ऐसा डॉग बोन टाइप का स्पेसिमेन लेते हैं और यूटीएम पे टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं. ओके, यूटीएम पे इसको टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं. टेंसाइल टेस्टिंग करने के बाद जब ये मटेरियल यूनिएक्सियल लोडिंग देते हैं हम, ओके, यूनिएक्सियल लाइक दिस, यूनिएक्सियल लोडिंग देके जब ये मटेरियल यील्डिंग स्टार्ट कर देता है तो दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज आवर यील्ड स्ट्रेंथ. ओके, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन. ओके, तो ये डॉग बोन स्पेसिमेन जब यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन आ जाता है, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, एक यूनिएक्सियल स्पेसिमेन को जब हम लोडिंग करते हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ जब आता है तब तो उसके बाद ही मटेरियल यील्ड होना स्टार्ट हो जाता है. Okay, so the moment when this material starts yielding, the stress on this material is called as the yield strength of the material. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूनिएक्सियल टेंशन में जो हमें पता चल रहा है yield strength, this is a material property. ठीक है, this is a material property. ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है. इसके अलावा ये टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है. ओके, स्ट्रेन रेट, देयर आर अदर फैक्टर्स. तो मोस्टली दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ये मटेरियल प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. ओके, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी क्या बोलता है? कोई भी स्ट्रक्चर जब सर्विस में होगा सब्जेक्टेड टू ए कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो अगर मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाता है तो इन दैट केस दिस मटेरियल विल फेल. ओके, तो इसमें जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा और इसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे. यूनिएक्सियल टेंशन में जो यील्ड स्ट्रेंथ होगा इसके साथ हम प्रिंसिपल स्ट्रेस को इक्वेट करेंगे. अगर the principal stress exceeds the yield strength, then the material will fail. So this is our maximum principal stress theory. Okay. जस्ट ए सेकंड, मैं थोड़ा आ रहा हूँ. ठीक है, तुम लोग रिवाइज कर लो जो किया है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ. ये सिग्मा 1 हमेशा सिग्मा 2 से ग्रेटर हो नॉट नेसेसरी ना? नेसेसरी नहीं है. मैग्नीट्यूड वाइज सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ग्रेटर हो, सिग्मा 2 का मैग्नीट्यूड भी ग्रेटर हो सकता है ना? हाँ, सिग्मा 2 का मैग्नीट्यूड भी ग्रेटर हो सकता है. तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी वही कहता है जो भी मैक्सिमम होगा. मैंने एज्यूम किया कि लेट्स से सिग्मा 1, सिग्मा 2 भी ज्यादा हो सकता है. तो इन दैट केस सिग्मा 2 को यील्ड स्ट्रेंथ के साथ हम लोग इक्वेट करेंगे. ओके, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ के साथ इक्वेट करेंगे, फिर डायमेंशंस हम निकालेंगे. फाइन. सो इन केस हम लोगों को अगर सेफ्टी भी अकाउंट में लेना है, लेट्स से वी वांट टू बी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, तो हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड करते हैं. फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? क्रिटिकल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अलाउएबल स्ट्रेस. ओके, क्रिटिकल स्ट्रेस बाय अलाउएबल स्ट्रेस. ये क्रिटिकल स्ट्रेस क्या हो सकता है? यील्ड स्ट्रेंथ हो सकता है या अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो सकता है. ठीक, तो अलाउएबल स्ट्रेस हम लोग क्या दे देंगे? सिग्मा अलाउएबल.
sigma allowable will be let's say critical stress yield strength in tension divided by factor of safety। तो ये हम लेके यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करने के बाद हम लोग इससे इस इक्वेशन से हम लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो क्रिटिकल रीजन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल रीजन हो जाएगा सिग्मा 1 शुड बी इक्वल टू SY, ठीक है। इक्वलिटी हो गया तो फेल हो गया ऑलरेडी, ग्रेटर होगा तो फेल होगा ही, बट मिनिमम अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर इसके बराबर अगर हो गया, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर हो गया तो ऑलरेडी फेलियर हो गया, राइट। ग्रेटर से हमें मतलब नहीं है। तो इन दैट केस वी विल इक्वेट एंड वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रक्चर। क्लियर? सर अगर जो वो यूटीएम वाला प्रॉब्लम है ना, अगर समझो उसमें बोला है कि अगर एक साइड क्लैम्प्ड है और एक साइड से मतलब वो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो पी का वैल्यू कितना लेंगे फोर्स का, और अगर और बोल रहे हैं कि दोनों साइड से अगर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। नहीं ये अच्छा डायग्राम दिस इज नॉट द वे हाउ इट इज डन। यूटीएम पे हम लोग स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते। यूटीएम पे हमारे जॉज रहते हैं, जो जॉज मूव करता रहता है। ओके, सो वी अप्लाई बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ओके, यूटीएम पे ये डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया जाता है और सेंसर्स हमें फाइनली लोड दे देता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास इन एग्जाम्स यू विल नॉट बी आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास स्पेसिफाइड रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट करके ये मटेरियल प्रॉपर्टी डिटरमाइन किया जाता है। ओके, सो दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, वो तुमको स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा। और इनकेस अगर तुमको जानना है ये कैसे निकालना है, तो ये हम लोग कोई भी एक डॉग बोन स्पेसिमेन लैब में जाके यूटीएम पे टेस्टिंग जब करते हैं तो एक साइड जॉ ऐसा फिक्स रहता है, ऐसा जॉज रहता है जो इसको फिक्स करके रखता है, और दूसरा जॉ रहता है जो कि मूव करता रहता है, इसलिए मूवेबल जॉ। तो ये जॉ जब मूव करता है, इन दैट केस दिस अप्लाइज सम लोड टू दिस। कितना मूव किया है वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डेटा एज ए डेटा आता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन गेज डेटा या फिर सेंसर डेटा, ठीक है। और जो मूव करने की वजह से रेजिस्टिंग लोड जितना ये मटेरियल दे रहा है वो भी एक कंप्यूटर में हमारे पास आ जाता है, आइदर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन गेज डेटा या फिर ट्रांसड्यूसर डेटा हमारे पास आता है, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें लोड और डिफ्लेक्शन हमें मिलता है। तो यूटीएम से हमें लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व मिलता है, उससे हम फर्दर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं। नहीं सर, अगर मतलब इसका थियरी इसमें ये केस में नहीं, बट अगर सर हमको मतलब एक दिया है कि ऐसा एक स्पेसिमेन है, उसका मतलब सब डायमेंशंस दिया और बोला और पी मतलब स्ट्रेस फाइंड करना है, स्ट्रेस फाइंड करना है फोर्स अपॉन एरिया, तो पी का वैल्यू कितना लेंगे अगर समझो एक साइड से ऐसा फिक्स्ड है और एक साइड मूवेबल जॉ है, और अगर दोनों साइड मूवेबल जॉ है और दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है। नहीं, तो कंडीशन इज सेम ना। तो पी का वैल्यू वो एक्सटर्नल चीजों के ऊपर डिपेंड है, पी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं होता है। स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं, पी तो तुमको पता होना चाहिए ना। हाँ सर, मतलब अगर समझो एक साइड से मतलब 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक साइड जॉ फिक्स्ड है, बट एक साइड मूवेबल जॉ है, वहां पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। करेक्ट। और अगर बोला है कि दोनों साइड मूवेबल जॉ है और दोनों साइड से 100 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो पी का वैल्यू दोनों केस में कितना रहेगा? 100 न्यूटन रहेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक। देखो यहाँ पे हम लोग अगर इसको फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं और इधर से हमने 100 न्यूटन अप्लाई किया, फाइन। अब देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड। यहाँ से हमने जब अप्लाई किया है 100 न्यूटन, वो हमने स्लोली अप्लाई किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाजी स्टैटिकली हमने 100 न्यूटन अप्लाई किया है, तो ये वेरी स्लो है। तो ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम पे है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या सिग्निफाई करता है, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो ये इक्वेशन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो उस सिस्टम का। यहाँ पे अगर 100 न्यूटन है इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए, यहाँ पे भी 100 न्यूटन चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी 100 न्यूटन चाहिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर स्ट्रेस से निकालना है तो क्या करो, कोई इसको सेक्शन ले लो, सेक्शन लेने के बाद इस सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो ये 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे भी 100 न्यूटन होना चाहिए, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम पे है, तो ये सेक्शन भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा। देन न्यूटन फर्स्ट लॉ से ये क्या 100 न्यूटन हो गया। तो इंटरनल फोर्स कितना पता चला हमें, 100। तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी द स्ट्रेस। ओके सर, क्लियर। और किसी को क्या पूछना है? और कुछ डाउट नहीं है किसी को? तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हो गया ये। अब हम देखते हैं स्ट्रेस सरफेस कैसे होता है।
स्ट्रेस सरफेस क्या कैसे होता है? तो स्ट्रेस सरफेस हम कैसे ड्रॉ करते हैं? स्ट्रेस सरफेस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग सिग्मा 1 को ले लेंगे, वाई एक्सिस में हम लोग सिग्मा 2 को ले लेंगे। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या पता चला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम हैं, ओके, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन 0, सिग्मा 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, अभी अगर हम केस एज्यूम करते हैं केस 1 की मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहता है, सिग्मा 1 हैज टू बी इक्वल टू एस वाई टी, तभी जाके फेलियर होगा, राइट। तो दिस इक्वेशन देखो ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है, बेसिकली x इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ना, दिस इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट की तरह हो गया ना, दिस इक्वेशन सिग्मा 1 x एक्सिस है और yt क्या है, प्रॉपर्टी है x इक्वल टू कांस्टेंट, तो x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का होगा, सॉरी इस तरीके का होगा, x इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ, ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, syt है, syt, 0, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ ये हो गया। सिमिलरली अगर इंस्टेड ऑफ ये assumption हम ये assumption लेते हैं सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू syt, सिग्मा 2 इक्वल टू syt मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो y इक्वल टू कांस्टेंट ले लो, व्हिच इज दिस, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, syt, syt, ओके, सिग्मा 2, 0, फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आओ, इस क्वाड्रेंट में क्या है, सिग्मा 1 लेस देन 0, इस क्वाड्रेंट में सिग्मा 1 तो इधर पॉजिटिव है तो इधर तो नेगेटिव होगा ना, सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0 अभी भी, सिग्मा 2 तो इधर ही है सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम क्या एज्यूम करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 1 मॉड, क्योंकि अभी सिग्मा 1 नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 अगर हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 1 मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ओके, तो सिग्मा 1 इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो सिग्मा 1 क्या होना चाहिए, इक्वल टू माइनस ऑफ एस वाई सी के बराबर अगर होना चाहिए, राइट, तभी जाके फेलियर होगा। माइनस क्यों, क्योंकि एस वाई सी तो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है ना, सिग्मा 1 तो कंप्रेसिव है जो हम नेगेटिव में ले रहे हैं, तो इसीलिए हम माइनस के साथ इक्वेट करेंगे, सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एस वाई सी, तो ये नेगेटिव है, तो दिस इज आल्सो x इक्वल टू माइनस सी के बराबर हो गया, तो x इक्वल टू माइनस सी का ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ओके, x इक्वल टू माइनस सी। सिमिलरली अगर दूसरा assumption ऐसा लेते हैं, मॉड ऑफ सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू एस वाई टी, अब टेंशन होगा क्योंकि सिग्मा 2 तो पॉजिटिव है ना, सिग्मा 2 इज टेंसाइल, तो यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन के साथ हम इक्वेट करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। तो सेम टू सेम हम नेक्स्ट के दो क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, ओके। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी से हमारे पास जो यील्ड सरफेस मिल रहा है तो वो एक स्क्वायर की तरह हो रहा है, ओके। तो कोई भी अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर इसके अंदर है तो वो सेफ रीजन पे है, और अगर कोई भी पॉइंट, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पॉइंट, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये अगर कोई भी पॉइंट इस सरफेस के अंदर नहीं है, लेट्स से यहां पे आ रहा है तो वो सरफेस के बाहर चला गया, दैट मींस वो फेलियर है, दैट मींस दिस विल शो दैट द मटेरियल इज फेलिंग। तो ये कोई भी कोऑर्डिनेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 हैज टू लाई विद इन दिस सरफेस, तभी हम बोलेंगे ये स्ट्रक्चर सेफ है, अदरवाइज वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, फाइन। दिस इज आवर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। तो मोस्टली मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो यूज किया जाता है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर मटेरियल ब्रिटल है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल है, क्वेश्चन में कह के दिया जा रहा है कि ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, तो फेलियर थ्योरी सजेस्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली कहा जाएगा कि मटेरियल ब्रिटल है, तब अगर डिजाइन करना है यूज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ओके। ब्रिटल मटेरियल जैसे क्या होते हैं, जैसे सिरामिक्स हो गया, सिरामिक जैसे टाइल्स हो गया, जो घर पे टाइल्स यूज होते हैं, टाइल्स, कंक्रीट, ये सब सिरामिक्स है, तो सिरामिक्स आर ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है। या फिर कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील आर आल्सो ब्रिटल मटेरियल्स। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज करेंगे। क्लियर है अभी तक, कुछ डाउट है किसी को?
ओके, ठीक है। सो दिस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय रैंकाइन्स थ्योरी। सर वो ब्रिटल वाला पॉइंट रिपीट करो एक बार। ब्रिटल, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी इज ओनली अप्लाइड फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कह के दिया जा रहा है कि ये मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, तो डायरेक्टली यूज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट थियरी पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट okay, so next type of theory is maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. Okay, so next type of theory is maximum shear stress theory. तो maximum shear stress theory क्या कहता है वो देखते हैं। तो लेट्स से हम लोग के पास कोई स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, मटेरियल इस तरीके का है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, ओके। सो दिस इज आवर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। पिछले लास्ट वाला फेलियर थ्योरी में हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल रहे थे, राइट। इंस्टेड अभी हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस निकालेंगे। मोर सर्कल के इक्वेशन से हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे, ओके। तो हम लोग के पास टाउ मैक्स हो जाएगा, टाउ मैक्स, ओके। तो टाउ मैक्स हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, हमारे पास तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। दीज आर द थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑफ व्हिच सिग्मा 3 इज 0, फाइन, सिग्मा 3 इज 0, ओके। तो अब मोर सर्कल को थोड़ा रिपीट करते हैं। सो इफ वी हैव अ मोर सर्कल लाइक दिस, लेट्स से, okay, so this is our Mohr circle, consider this as a Mohr circle, so this point is our sigma 1, ठीक है, this point is our sigma 1, this point is our sigma 2, ठीक, ये हमारा sigma 2 है। तो टोटल ये लेंथ कितना हो गया, sigma 1 minus sigma 2, this length is sigma 1 minus sigma 2, तो half of this length will be the radius of the circle। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो यही रेडियस तो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, दिस रेडियस इज आवर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, वो शियर स्ट्रेस क्या है, इन प्लेन शियर स्ट्रेस, राइट। तो टाउ 1 इन प्लेन शियर स्ट्रेस इज हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ओके, हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है। सो दिस इज आवर इन प्लेन शियर स्ट्रेस, ठीक। अभी देखो, अगर कोई आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन स्ट्रेस और एक हाफ, तो हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस अगर हो रहा है तो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, हाफ ऑफ सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 हो सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द आउट ऑफ द प्लेन शियर स्ट्रेस, टाउ 2, ये हमारा आउट ऑफ द प्लेन शियर स्ट्रेस है। सो अनदर आउट ऑफ द प्लेन शियर स्ट्रेस पॉसिबल इज हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। अब ये टेंशन कंप्रेशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो दोनों को अकाउंट में लेने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ हम लोग इसको मॉड ले लेंगे, फाइन। तो हमारे पास तीन शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं,
So this is our in plane shear stress and these two are our out of the plane shear stresses. ठीक है, these two are our out of the plane shear stresses. तो अभी हमारे पास ये जानना जरूरी है, हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग एक इन तीनों को मिला के एक इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेंगे. ओके, एक इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा इफेक्टिव. इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3. ओके, ये इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होगा. ठीक है, हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या ले रहे हैं, ये 3 टाउ में से जो मैक्सिमम टाउ होगा उसको हम इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर ले लेंगे. ठीक, ओके. अभी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी क्या बोलता है कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस, व्हेन दिस इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम्स इक्वल और ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर, जब ये इफेक्टिव स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर को एक्सीड कर जाएगा या फिर इक्वल हो जाएगा, तभी किसी स्ट्रक्चर में फेलियर होगा. ओके, सो द फेलियर विल ऑकर ओनली when the effective stress exceeds the yield strength in shear. Fine, this is our maximum shear stress theory. देखो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज डेफिनेटली वैलिड. ठीक है ना, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन वैलिड होने से भी हमें आउट ऑफ द प्लेन शियर स्ट्रेस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि फेलियर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इन प्लेन. फेलियर आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है. ठीक है, फेलियर आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई बोथ द आउट ऑफ द प्लेन स्ट्रेसेस. ये दो स्ट्रेसेस हमारे आउट ऑफ द प्लेन स्ट्रेसेस है. ठीक है, ये दो इन प्लेन स्ट्रेसेस नहीं है. दिस इज आवर इन प्लेन शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस. तो अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मान लो इन दोनों में से कोई एक हो रहा है और वो इस यील्ड के बराबर हो रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा जो भी फेलियर होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, इन प्लेन फेलियर नहीं होगा. कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, जो इफेक्टिव स्ट्रेस, जो भी इन तीनों में से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो अगर यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर को एक्सीड कर जाता है तो इन दैट केस आवर स्ट्रक्चर विल फेल. क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? नो सर, क्लियर है. Nice. और वो इन प्लेन और आउट प्लेन कैसे डिसाइड किया, वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में से कौन सा जीरो है, वो जो उससे डिटरमाइन किया है क्या? नहीं, देखो सिग्मा 3 में हमने पहले ही प्लेन स्ट्रेस डिसाइड करने से पहले हमने क्या कर दिया है, पहले ही कह दिया कि सिग्मा 3 हमारा आउट ऑफ द प्लेन स्ट्रेस है, वो जीरो है. राइट? ठीक है. ओके, हाँ. अभी देखो कोई भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेस एलिमेंट हम 3D में अगर लेते हैं, मान लो तुमको एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर ऐसा समझो कि हम कोई इसको अगर 3D में समझेंगे तो 3D में ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. राइट? 3D में तो ये कुछ ऐसा होगा. राइट? ये सिग्मा एक्स है, 3D में ऐसा दिखेगा. राइट? थ्री में ऐसा दिखेगा. अब आउट ऑफ द प्लेन कौन सा है, ये आउट ऑफ द प्लेन थिकनेस डायरेक्शन है ना, हमारा थिकनेस डायरेक्शन ये है. ठीक, थिकनेस डायरेक्शन ये है, तो आउट ऑफ द प्लेन शियर स्ट्रेस तो इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का शियर स्ट्रेस होना चाहिए आउट ऑफ द प्लेन, जो इस तरीके का होगा. तो ये हमारे आउट ऑफ द प्लेन शियर स्ट्रेसेस है ना. यस सर. ये हमारे आउट ऑफ द, ये वाला अगर शियर है तो ये वाला हमारा आउट ऑफ द प्लेन हुआ ना. ये आउट ऑफ द प्लेन थिकनेस से बाहर, बोर्ड के बाहर आने वाला शियर है. ये भी बोर्ड के बाहर आने वाला शियर है. तो ये दो शियर आउट ऑफ द प्लेन शियर हुए. ठीक, तो ये इन प्लेन शियर कौन सा हुआ, इन प्लेन शियर ये वाला हुआ ना. दिस इज अवर इन प्लेन शियर. तो ये अगर हमारा इन प्लेन शियर है तो इसको हम टाउ 1 ले रहे हैं. और ये इन प्लेन शियर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर डिपेंडेंट है. तो इन प्लेन शियर, दो इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर जो शियर डिपेंडेंट है वो इन प्लेन शियर है. ठीक है, और इन दोनों में से कोई भी एक आउट ऑफ द प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया तो वो शियर आउट ऑफ द प्लेन होगा. जैसे इनमें से यहाँ पे एक स्ट्रेस आउट ऑफ द प्लेन है सिग्मा 3, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट अगर कोई भी शियर हो रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन शियर होगा. ओके, यस सर. तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों शियर स्ट्रेसेस जो पॉसिबल है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस पॉसिबल है, वो तीनों मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम निकाल लेंगे. इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होगा. अब ये इफेक्टिव स्ट्रेस को हम अगर यील्ड स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करेंगे तो अगर ये एक्सीड कर रहा है तो फेलियर है. ठीक, so this is also called as our Tresca's criterion. Tresca's criterion. This is also called as Tresca criterion. Maximum shear stress theory is called as Tresca criterion.
तो बेसिकली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी जो यूज किया जाता है वो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डक्टाइल मटेरियल क्वेश्चन में अगर कह के दिया जा रहा है कि डक्टाइल मटेरियल है तो हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यूज करना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी इसके लिए यूज नहीं कर सकते। डक्टाइल टाइप ऑफ मटेरियल्स के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी हम यूज नहीं कर सकते। हम लोग यूज क्या करेंगे? शियर स्ट्रेस थियरी यूज करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। नाउ लेट्स assume कि इन तीनों में से मैक्सिमम ऑफ टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 इज टाउ 1। ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो इन दैट केस इस थियरी के हिसाब से क्या हो जाएगा? टाउ 1 शुड बी इक्वल टू SYS इन स्ट्रेंथ इन शियर, तभी जाके फेलियर होगा। तो टाउ 1 को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, राइट? दिस शुड बी इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर। ओके, सो दिस शुड बी इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर। ठीक है, सो दिस इज एक इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी ऐसा सोचो कि स्ट्रक्चर को जब सर्विस में रहेगा तो सारे एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है, राइट? तो एक ही एक्सपेरिमेंट तो हम करेंगे, जो क्या है? हमारा यूनिएक्सियल टेंशन है। एक्सपेरिमेंट लैब में क्या करेंगे? हम लोग यूनिएक्सियल टेंशन देंगे। तो अगर यूनिएक्सियल टेंशन देंगे P, तो जब ये मटेरियल यील्ड हो रहा होगा तो ये मटेरियल एक पर्टिकुलर लोड पे P पे ये मटेरियल यील्ड होना स्टार्ट कर देगा यूनिएक्सियल टेंशन पे, राइट? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले मोर सर्कल में हमने क्या हम लोगों को क्या पता चला है? तो ये हमारा अगर प्रिंसिपल प्लेन है यूनिएक्सियल लोडिंग में, दिस इज वन ऑफ आवर प्रिंसिपल प्लेन, राइट? दिस इज आवर प्रिंसिपल प्लेन, 0 डिग्री पे है ये। तो शियर प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर कहां पे होगा? 45 डिग्रीज पे हो जाएगा। प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर 45 डिग्रीज पे हो जाएगा, सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टेंशन। ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। प्रिंसिपल प्लेन के 48 डिग्री पे शियर प्लेन रहता है, ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो 0 डिग्री हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, तो 48 डिग्री में प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर हो जाएगा। 48 डिग्री पे प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर हो जाएगा। ठीक, तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर अगर 48 डिग्री पे हो रहा है तो इस पर्टिकुलर प्लेन पे यील्ड स्ट्रेंथ, जब ये मटेरियल यील्ड रीच कर रहा होगा तो नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा? यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा। जब ये मटेरियल यील्ड कर रहा है तो ये नॉर्मल स्ट्रेस यील्ड के बराबर हो जाएगा, ये स्ट्रेंथ इन टेंशन के बराबर हो जाएगा, सिग्मा 1। ठीक, ये स्ट्रेंथ इन टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो 45 डिग्री पे क्या है? टाउ 1 है। 48 डिग्री पे टाउ 1 है। तो अब मोर सर्कल से हमें क्या पता चल रहा है? हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, राइट? यूनिएक्सियल टेंशन के लिए हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 टाउ 1, ये मोर सर्कल के बराबर है, राइट? मोर सर्कल से आ रहा है। तो अभी देखो इस पर्टिकुलर केस यूनिएक्सियल टेंशन के लिए सिग्मा 2 तो 0 है, सिग्मा 2 तो एक्चुअली 0 है, राइट? तो मोर सर्कल से हमें क्या पता चल रहा है? हाफ ऑफ सिग्मा 1 है, और सिग्मा 1 क्या है? जब ये मटेरियल यील्ड कर रहा है तो सिग्मा 1 SYT के बराबर है। क्लियर? तो टाउ 1 इज इक्वल्स टू SYT यूनिएक्सियल टेंशन में, टाउ 1 इक्वल्स टू SYT। तो यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इज हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, करेक्ट? तो यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इज हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जब यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर चाहिए होगा, यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर, क्वेश्चन में जनरली यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन दिया रहता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इक्वल्स टू हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी के हिसाब से yield strength in shear is equals to half of the yield strength in tension. Okay, this is very important. तो क्वेश्चन में yield strength in tension दिया रहेगा, तो हम लोग को पहले yield strength in shear निकालना पड़ेगा। ओके, तो फिर हम इस इक्वेशन 1 के साथ इक्वेट जब करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हाफ, दिस इज इक्वल्स टू yield strength in shear इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ yield strength in tension, राइट? तो इससे हमें क्या पता चलेगा? मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। ओके, इसके साथ हम इक्वेट करके हम स्ट्रेसेस और डायमेंशंस वगैरह हम निकाल सकते हैं, फाइन।
अगर हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी है, तो इसको डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देना पड़ेगा। ओके, अलाउएबल स्ट्रेस क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड किया जा रहा है। आई विल सेंड यू द लिंक। ये वीडियो लेक्चर हम लोग, मैं थोड़ी देर में लेक्चर खत्म होने के बाद ये वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, तो इनकेस रिपीट करना है तो रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हो। सर ये आपने जो बाद में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो डिवाइड किया, ओके, वो अलाउएबल स्ट्रेस निकालने के लिए ना, हाँ हाँ हाँ, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इधर जो है राइट साइड, वो अलग है। राइट साइड में जो क्वांटिटीज है वो हमारे मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, हाँ, साइड में जो है वो हमारे मटेरियल जो स्ट्रेसेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है। तो राइट साइड वाला कभी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ऐसा नहीं बोलेंगे हम। राइट साइड वाला मटेरियल प्रॉपर्टी है सिंपली। तो हमें अगर अलाउएबल स्ट्रेस मतलब प्रिंसिपल या कुछ भी स्ट्रेसेस जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रेस को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वो अलाउएबल स्ट्रेस हम हमेशा मटेरियल प्रॉपर्टी को लेके यूज करेंगे। तो मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन या फिर यील्ड स्ट्रेंथ इन तो शियर। मतलब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो इस इक्वेशन में नहीं है, वो उसका अलग से आएगा। हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हम अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हमें डिजाइन करना है तो यील्ड स्ट्रेंथ को पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कंजर्वेटिव एस्टीमेट ले रहे हैं ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब है कंजर्वेटिव एस्टीमेट हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ तो वो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक। अभी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम चाहते नहीं है कि मटेरियल यील्ड तक पहुंचे, हम चाहते हैं कि कंजर्वेटिव रहे, तो हम यील्ड तक पहुंचने ही नहीं देना चाह रहे। तो हम लोग एक अलाउएबल लिमिट सेट कर रहे हैं ना, तो वो अलाउएबल लिमिट कैसे होगा? अलाउएबल लिमिट को हम क्या करेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ जो होगा उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा अलाउएबल हुआ। तो अब हम जब इस इक्वेशन को पुट करना है हमें, तो हमें अलाउएबल स्ट्रेस पुट करना है। तो वो अलाउएबल स्ट्रेस क्या हो रहा है? यील्ड स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, यस सर, समझ गया। और कुछ डाउट है किसी को? ओके फाइन। तो अभी हम देखते हैं ये स्ट्रेस सरफेस कैसे दिखता है। लेट्स ट्राई टू सी हाउ डज द स्ट्रेस सरफेस लुक लाइक। So let's see how does the stress surface look like। तो ये स्ट्रेस सरफेसेस इंपॉर्टेंट है, गेट में क्वेश्चन आता है कौन सा स्ट्रेस सरफेस किस टाइप ऑफ थियरी के लिए कौन सा स्ट्रेस सरफेस है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है गेट में, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेस सरफेस कैसा है देख लो। सो लेट्स से हमारा ऐसा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक्सिस, स्ट्रेस सरफेस या यील्ड सरफेस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इन दोनों में से। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम है तो क्या होगा, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन 0, सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब फर्स्ट केस हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, और सिग्मा 3 तो हमारा 0 ही है, ठीक है। प्लेन स्ट्रेस हमने एज्यूम किया ही था, सिग्मा 3 तो ऑलरेडी 0 ही है, ठीक है। तो लेट्स से पहला केस हम एज्यूम करते हैं सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ओके, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहता है, इफेक्टिव स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू द हमारा यील्ड स्ट्रेंथ, राइट। इफेक्टिव स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेंथ, जब हो जाएगा तब फेलियर होगा। तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कितने शियर स्ट्रेसेस हैं, हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो सकता है इन प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सिग्मा 1, ठीक है, सॉरी सिग्मा 2, क्योंकि सिग्मा 3 तो 0 है, और टाउ 3 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 तो 0 है, राइट। अब इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा, इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा। सो यू आइडेंटिफाई, यू सी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बोथ आर ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक। दोनों अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, दैट मींस ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया। लेकिन
ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, लेकिन सिग्मा 1 तो सबसे ज्यादा है इस क्वांटिटी से, तो ये तो बड़ा ही रहेगा ना, ये तो बड़ा ही रहेगा। तो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सा हो सकता है, ये टाउ 3 हो सकता है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा फिर, टाउ 3 हो जाएगा। क्लियर? सो द मैक्सिमम, इन तीनों में से मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाउ 3 ही हो सकता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी टाउ 3। तो सिग्मा इफेक्टिव विल बी इक्वल टू टाउ 3 व्हिच इज हाफ ऑफ सिग्मा 1। ओके, हाफ ऑफ सिग्मा 1, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। ठीक, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, सिग्मा 1 इक्वल टू कांस्टेंट हमारा ग्राफ मिल रहा है, सिग्मा 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सिग्मा 1 इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, दिस इज, ये हमारा ग्राफ मिल रहा है। ठीक, ये हो गया केस 1। सेकंड केस अगर हम कंसीडर करते हैं कि सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 है, तो टाउ 2 हमारा सबसे बड़ा शियर स्ट्रेस हो जाएगा। टाउ 2 विल बी द ग्रेटेस्ट शियर स्ट्रेस, तो सिग्मा इफेक्टिव विल बी इक्वल टू टाउ 2 इन दैट केस। तो टाउ 2 और टाउ 2 इक्वल्स टू सिग्मा 2, सो इन दैट केस सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा yt हो जाएगा। तो दिस विल बी द ग्राफ। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज लेस देन 0, सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0। ओके, सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0। अगेन नाउ वी विल, अगर ये ऐसा सिचुएशन है, लेट्स से अगर ऐसा सिचुएशन है, तो अभी देखो वहां पे टाउ 1 क्या हो जाएगा, टाउ 1 इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये मॉड लेना आप जरूरी है। टाउ 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ सिग्मा 2, टाउ 3 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ सिग्मा 1। अब इन तीनों में से कौन सा बड़ा होगा, अब इन तीनों में से हम लोग क्या देख रहे हैं, सिग्मा 1 इज नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये नेगेटिव माइनस ऑफ समथिंग माइनस ऑफ समथिंग, तो ये होल क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा अब इन दोनों में से। अब होल ये क्वांटिटी इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा, बिकॉज सिग्मा 1 इज नेगेटिव, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। अभी यहाँ पे इस मॉड की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें ऐड अप हो जाएंगे और मॉड की वजह से ये हट जाएगा माइनस। सो वी हैव दिस इक्वेशन। ठीक है, सो वी हैव दिस इक्वेशन, हाफ ऑफ, तो टाउ 1 इज इफेक्टिव स्ट्रेस हम लोग के पास क्या हो जाएगा, टाउ 1 के बराबर हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस टाउ 1 के बराबर है, और टाउ 1 शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर के बराबर जब होगा तब फेलियर हो जाएगा, राइट। यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर के जब बराबर होगा तो फेलियर हो जाएगा। तो अब टाउ 1 क्या है हमारा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। ओके, तो हम लोग के पास क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 मॉड इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। तो जब मॉड हटाएंगे तो ये क्वांटिटी होल, मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी तो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस आना चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, बिकॉज सिग्मा 1 इज लेस देन 0, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है। तो बेसिकली वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। देखो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी हैव सम माइनस syt। ओके, तो सिग्मा 2 इक्वल टू क्या मिल रहा है, इसमें से सिग्मा 1 प्लस syt, ये मिल रहा है हमें इस इक्वेशन से। तो बेसिकली क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू सम x प्लस सम कांस्टेंट, इस फॉर्मेट में आ रहा है, y इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो कि इस तरीके का होगा। ओके, और जिसका ये स्ट्रेट लाइन m क्या है, 48 डिग्री है, तो मतलब ये एंगल 48 डिग्री होगा। ओके, tan थीटा 1 है, तो ये एंगल 48 डिग्री होना चाहिए। ओके, ये एंगल 48 डिग्री होना चाहिए। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो इसका रेप्लिकेशन होगा इस तरीके का, चेक कर लेना। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि इस तरीके का होगा। सो हमारा फेलियर सरफेस या यील्ड सरफेस फ्रॉम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कैसा आ रहा है, इस तरीके का हेक्सागोनल आ रहा है। ओके, so these are our coordinates, let's say yield strength in tension, this is also yield strength in tension minus, okay, minus, fine। so this is a hexagon, regular hexagon नहीं है, hexagon है, ठीक है। तो कोई भी अगर कोऑर्डिनेट हम लेते हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2, कोई भी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अगर कोई कोऑर्डिनेट है वो अगर इसके अंदर है तो सेफ्टी रीजन है और इसके बाहर है तो फेलियर रीजन है। ओके, सो दिस हेक्सागोनल शेप इज द शेप ऑफ द
फेलियर जोन, ठीक है। फर्दर मोर हम लोगों को क्या पता चला है, यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या सिग्निफाई करता है, यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, ओके। यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इज हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, दिस इज व्हाट आवर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी सिग्निफाइज, ओके। कुछ क्वेश्चन है किसी को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइनिंग मोस्टली डक्टाइल मटेरियल के इस थियरी से किया जा सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है किसी का, नो सर। क्लियर है ये, हाँ सर। ओके। Yes, बाकी sir. लोगों का, अक्षय, देवेंद्र, हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है। अक्षय, क्लियर है सर। ओके ओके, तो ठीक है। तो इस अभी और लास्ट और एक थियरी बचा है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी बचा है, तो हम कल करते हैं, ठीक है। कल इवनिंग को इसी टाइम पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक। आज इतना तक ही रहने देते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे इवनिंग को, लेट्स से 4:30 से हम लोग करते हैं, ठीक। सर 4:30 तक तो आईसी इंजन होगा शायद। वो तो 5 बजे से स्टार्ट करते हैं। हाँ 5 बजे लेते हैं। ग्रुप में डिस्कस कर लो, ग्रुप में डिस्कस करके मेरे को फर्दर बताओ, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, फर्दर डिस्कशंस हम लोग कल करेंगे। यहाँ आज के लिए Okay. किसी को कुछ पूछना है क्या? जैसे एक बार नहीं, रिव्यू कर लेते हैं और फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे इस पे तो वो भी करके देखते हैं। हाँ, तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आज, ठीक है। इवनिंग अभी भी टाइम है ना, रात को अभी घर पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके कल हम लोग फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन केस कुछ डाउट रहेगा तो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके सर, ठीक है। ओके। ओके सर।